पाकिस्तान में जब भी सैलाब या कोई कुदरती आफत आती है तब दो चीज़ें ज़्यादा वाज़े होकर सामने आती हैं, दुनिया के भी और हमारे भी। एक तो रियासत की नाअहली, हमारी बैड प्लानिंग और बैड गवर्नेंस, और दूसरा बेपनाह गुर्बत जिसका कि हम आज तक मुकाबला उस तरह से कर नहीं सके जिस तरह से कि हमें करना चाहिए था। एक तीसरी चीज़ भी शायद सामने आती है, वो ये है कि लोगों का जज्बा, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जज्बा, बिल्कुल, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तूफ़ानी बारिशों के तेज़ सिलसिले और तबाहकुन सैलाबों ने बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के भी कई इलाके, तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही उसकी लपेट में है। करोड़ से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं, हमारे शहरी भाई बहन हैं, वो किसी न किसी तरह से मुतासिर हुए हैं, या उन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, या उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, जिसको कि हम घर कहते हैं, एक शख्स ने बनाया होता है बड़ी मेहनत से, वो खोया है। और सिंध की अगर हम बात करें ख़ास तौर पर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, उससे भी कम के थे। उनका ही अगर सब कुछ बह गया तो आप सोचें उनके पास पीछे क्या बचा। अच्छा, अब ये जो अक्सरियत है वो ज़ाहिर है गरीब अवाम की है, जो कि सैलाब में अपना मालो मता, घर बार, मवेशी और प्यारों को खो रहे हैं, और लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। और बिल्कुल जो सूरत हाल है वो ये कि खुले आसमान के नीचे दिन गुजार रहे हैं, बारिशें थम जाएंगी, सैलाब उतर जाएगा, मगर उनके मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। और एक तरफ बीमारी, फिर दूसरी तरफ बेरोज़गारी, और फिर घरों की बहाली। ये सब कैसे मुमकिन होगा? क्या उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे मदद करनी चाहिए, और हमें मुश्किल में फंसे अपने भाइयों की मदद करना क्यों ज़रूरी है? इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अतीका ओडो साहिबा मौजूद हैं, जो कि आप सब जानते हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और पाकिस्तान की जो एक्टर्स की सोसाइटी है उसको भी लीड करती हैं, और इन्होंने काफ़ी काम भी किया है सिंध में भी और सवात में भी। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जी उनके जो शौहर हैं समर अली ख़ान साहब, और समर अली ख़ान साहब जो है वो हिलाल अहमर सिंध के सरबराह हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि हिलाल अहमर का इदारा क्या काम कर रहा है, और सिंध के कौन से इलाके हैं कि जहाँ पर इस वक्त मदद की ज़रूरत है, और लोगों को क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोगों ने वक्त निकाला। अब हम किस से आगाज़ करें, ये मरहला जो है मुश्किल हो जाता है तो बस ठीक है, यहीं से आ जाते हैं। अतीका साहिबा, जो सूरत हाल अभी तक आपके सामने है, और ख़ास तौर पर अगर हम सिंध की हम बात करें, सिंध पर फोकस करें, तो आप क्या बता सकती हैं हमारे नाजरीन को कि सिचुएशन क्या है, कैसे लोगों की जो इस वक्त की सूरत हाल है, और लोगों को कैसे मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? देखें, बहुत से लोग तो देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन्स पे भी देख रहे हैं कि क्या हुआ है मुल्क भर में, सिर्फ सिंध नहीं बट केपी में देख लें अभी क्या हुआ है, बलूचिस्तान का हाल देख लें, तो वो तो नज़र आ रहा है सबको। प्रॉब्लम जो है, दो चीज़ें हैं जिस पे हमें थोड़ा सा एक तवज्जो देनी चाहिए। एक तो ये है कि एज़ यूजुअल जब ऐसा एक नेशनल डिज़ास्टर आता है, ये हमारा तीसरा बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। पहले ज़लज़ला आया, फिर लास्ट फ्लड्स आए, और अब ये, तो वो एज़ यूजुअल हमें जो नज़र आ रहा है कि वो जैसे अगर हम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें, NDMA ऑर्गेनाइजेशंस एंड एफिलिएशंस लाइक दैट, वो सारे उनका एक कनेक्टिंग द डॉट्स इस दफ़ा भी नहीं हो रहा, या PDMA है। हाँ, सो व्हाट्स हैपनिंग इज़ कि जो लोग कह रहे हैं कि जी हम पैसा देना चाह रहे हैं या सामान इकट्ठा करना चाह रहे हैं, अलग अलग लोग अपने अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। एक कंसोलिडेटेड नेशनल एफर्ट आज भी नज़र नहीं आ रहा, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब ज़लज़ला आया था उस वक्त आई रिमेंबर जनरल फारूक ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की थी, हम सब शामिल थे उसमें, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और वहाँ पे हमने हॉटलाइंस क्रिएट किए थे, हेल्पलाइंस क्रिएट किए थे कि अगर किसी ने कुछ भेजना है या किसी ने कहना कि जी हम कहीं स्ट्रैंडेड हैं, तो कोई राब्ता कर सके कहीं से। कोविड में थी NCOC, एग्जैक्टली, कोविड में भी, सो देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट अगेन विच इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। तो ये तो हुकूमत को देखना चाहिए। दूसरा ये है कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा। हम सोच रहे हैं कि जी अभी हमने लोगों के घर और खाना पीना, वो तो है इमीडिएट जो चीज़ें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म, जैसे अभी कोई एक चीज़ पे बात नहीं कर रहा कि इसका जो लॉन्ग टर्म इमोशनल ट्रॉमा होगा, बिल्कुल, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं पानी में तैर रहे हैं अभी, और या उनकी फैमिलीज तबाह हो चुकी हैं, उनके घर तबाह हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म, ये एक आप अगली जनरेशन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रॉमा का। तो हम मेंटल हेल्थ की तो बात ही कोई नहीं कर रहा कि आगे इनको रिहैब के प्रोसेस में मेंटल हेल्थ वाइज भी हम क्या करेंगे इन लोगों के लिए। बिकॉज आप सोचें कि अगर एकदम से एक तूफान आया है, ज़लज़ला आया है या फ्लड आया है, बिल्कुल, और आप रातों रात आप बेघर हो चुके हैं एज अ चाइल्ड, तो पूरी जिंदगी आपको उसके वो खौफ के नाइटमेयर्स तो आएंगे। अच्छा, कुछ लोग गुम गए,
یہ بھی خبریں سامنے آئیں کہ کچھ لوگ گم گئے, وہ ریلے میں نکلے ہیں گھروں سے ماں باپ کے ساتھ, چھوٹے بچے, وہ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ ماں باپ بھی اس طرح سے شناخت یا وہ تو وہ گم ہی گئے ہیں. اور وہ بھی خبریں آ رہی ہیں, ایک جگہ پہ مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ ہمیں ایک بچہ ملا ہے چھوٹا سا, 1.5 سال کا ہے یا 2 سال کا ہے, وہ بول اب آپ کو پتہ ہے جب زلزلہ آیا تھا تو بالا کوٹ گئی میں, اور بالا کوٹ میں بچے ایسے بیٹھے ہوئے تھے بیچارے, ان کے ماں باپ سب فوت ہو چکے تھے. اینڈ آئی ریممبر نیلوفر بختیار صاحبہ اس وقت تھیں ویمنز منسٹری کی ہیڈ تھیں, وہ منسٹر تھیں. میں نے ان کو فون کیا بالا کوٹ سے, میں نے کہا نیلوفر دیر چلڈرن کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا انہیں. پھر انہوں نے وہاں کیمپ لگایا, ان بچوں کو پھر اکٹھا کیا, بیکاز دیکھیں نا اتنی ایکسپلائٹیشن آ جاتی ہے. ابھی بھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, جن کے ماں باپ ختم ہو چکے ہیں, جن کے گھر نہیں ہے, جو گم ہو چکے ہیں. ہمارے پاس اس کی رجسٹریشن کا میکینزم بھی نہیں ہے, اڈاپشن کا تو کوئی سلسلہ ہمارا ہے نہیں. لاسٹ ٹائم کہ جب بچوں کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک ایس او پی ہے کہ آپ نے ہینڈ اوور کیسے کرنا ہے کسی کو جو کلیم کرنے آتا ہے. تو وی نیڈ ٹو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دوز ایس او پیز وی پٹ انٹو پلیس ڈیورنگ دا ارتھ کویک. بالکل, آئی ڈونٹ نو اف دے آر ڈوئنگ اٹ اور ناٹ رائٹ ناؤ. یہ وہ چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. سمر صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ ہلال احمر سندھ جو ہے اس کا ڈومین اور آپ کن کن ایریاز کو دیکھتے ہیں اور وہاں پر کیا کیا کام ہلال احمر کر رہا ہوتا ہے. اچھا جی, تو میں پہلے بتاتا چلوں کہ جو یہ ہلال احمر ہے یا ریڈ کریسنٹ کہتے ہیں اس کو, اس کا جو وجود ہے وہ تو ہو گیا تھا جنیوا سے. بالکل, اور اس کا کام ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اٹ شوڈ بی مین میڈ ڈیزاسٹر, یعنی کہ وار. لیکن ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی جو ڈیزاسٹر ہے یہ بھی مین میڈ ہے, لیکن مین میڈ ہے کیونکہ ہماری پریپیئرڈنس نہیں رہی ہے. ہم نے تیاری کوئی نہیں کی ہے. یہ ہر سال, یہ تو بڑا فلڈ ہے, سپر فلڈ کہتے ہیں اس کو, لیکن ہر سال یہ فلڈ آتا ہے. ہر سال اگر ایک انسانی زندگی جاتی ہے وہ بڑا فلڈ ہے. بالکل, تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے اندر اس کی جو تیاری ہے نا, جب کل بھی بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں کہ پریونشن جو ہے نا یا پریپیئرڈنس سب سے بڑی چیز ہے. آدھی جیسا جب دوائی چاہیے ہوتی ہے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں, پہلے پریونٹیو میڈیسن کریں آپ کہ دوائی کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو پرابلم اب یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے. Unfortunately, complain نہیں کر رہا میں صرف کہہ رہا ہوں کہ this is the problem. Yes, we need to solve this problem. اب دیکھیں جاپان میں سونامی آتی ہے تو پہلے تو ادھر الارمز چل جاتے ہیں, ان کو 15 منٹ ملتے ہیں. وہ 15 منٹ میں لوگوں کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, تو ٹریننگ ہوتی ہے, ان کی اویئرنیس ہوتی ہے کہ بھائی بھاگو اوپر کسی ہائی گراؤنڈ پہ جاؤ. تو یہ تو چلے کبھی کبھی آتا ہوگا, ہر بلڈنگ میں وہاں پہ فائر الارم بجتا ہے ہفتے میں 1 دفعہ. جی, اور آپ سب نیچے جاتے ہیں, یو نو کہ اٹ از اے فالس فائر الارم, لیکن یو اسٹل ہیو ٹو ڈو اٹ. جی ہاں, تو ٹریننگ. تو اگر ہم لوگ انسانی زندگی بچانی ہے, پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگ پریپیئرڈ کریں اپنے آپ کو. میری پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بھی آج میٹنگ ہے اور ابرار صاحب بھی ہوں گے ادھر. تو ہماری پلاننگ یہ ہے کہ دیکھیں ہم تیاری کیا کر سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ایڈ پہنچاؤ, دوائی پہنچاؤ, کھانا پینا, یہ تو ایک ایمرجنسی ہے. لیکن کوئی تیاری بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور گورنمنٹ کو اس پہ تھوڑا سا اٹینشن دینا چاہیے. تو فرسٹ تھنگ از پریونشن, پریپیئرڈنس. اب وہ سیکنڈ چیز جو آتی ہے وہ ہوتی ہے جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ریلیف پہنچانی ہے, ریسکیو ہوتا ہے سب سے پہلے, کہ پہلے انسانی زندگی بچائی جائے. تو پہلے تو آپ کو چاہیے, ہمارے پاس ہونے چاہیے بوٹ, ہم ربر ڈنگی کہتے ہیں ان کو, انفلیٹیبلز ہوتی ہیں, وہ آپ نے پیک کر کے رکھی ہوئی ہیں. سال میں خدا نہ خواستہ جب یہ آتا ہے اور آتا ہے وہ نکال لیں اور آپ چلا تو سکیں, کیونکہ لوگ ڈوب رہے ہوتے ہیں. یا لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پانی, دیکھیں آکسیجن کے بعد سب سے اگلی چیز ہے پانی. بالکل, ان کو پانی پینے کا نہیں ملتا, تو وہ پھر وہ جو گندا پانی استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کے پیٹ خراب ہوتے ہیں, گیسٹرک, ڈائریا, یہ وہ, پھر سکن کی ڈیزیزز بہت ہو جاتے ہیں. ہمارے اپنے والنٹیئرز جو کام کر رہے ہیں تو ان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ہمارے جو والنٹیئرز ہی ہیں وہ سب بیمار پڑ گئے ہیں ان کی سکن کی, کیونکہ وہ پانی اتنا پلیت ہوتا ہے. تو دیکھیں ایک تو ریڈ کریسنٹ کا کیا کام ہے ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں اکراس پاکستان, لیکن میں سندھ کی بات کروں تو ہمارے پاس 22 ڈسٹرکٹس کے اندر ہماری تنظیمیں ہیں. مطلب پہنچ تو ہے, ٹھیک ہے, پھر ویئر ہاؤسنگ ہے, پھر اسٹاک ہے, پھر ڈیلیوری ہے. وہ ہمارے سارے صوبوں میں سارے صوبے میں بھی ہے. میں سندھ کے بارے میں بتا دوں آپ کو, مجھے زیادہ پتا, تو مجھے 4 مہینے ہوئے آ کے لے کے اس کو, تو میں ابھی لیکن ہلال احمر یا ریڈ کریسنٹ is covering Pakistan. Yes, it covers more than 180 countries. تو ابھی ہمارے پاس ٹرکش ریڈ کراس آ رہا ہے. یہ ریڈ کراس از لائک اے انڈیپینڈنٹ باڈی
connected to, आप समझे UN है, It's like a rotary, ना? आप रोटरी है ये। so आपने सबसे खुद global organization आपने और खुद ही उसके बाद संभालना है, बिल्कुल। हुकूमत का इसमें कोई काम दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए और होती नहीं है। Okay. ये इंडिपेंडेंट है। ये हम लोग नेशनल हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद में, अबरारुल हक उसके चेयरमैन है। फिर ये जाता है जिनीवा, यानी कि कुआलालंपुर, ये वो जिनीवा तक पहुंचता है। हमने उनको अपील लिख दी है, बल्कि उनकी है फेडरेशन, उन्होंने अपील UN की लॉन्च भी कर दी है पाकिस्तान के लिए। ओके। तो देखिए ये है इंटरनेशनल। हम यहाँ पिछली दफ़ा यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी अफगानिस्तान की, हमने फ़ोन करके उनको अफगानिस्तान रेड क्रॉस को कहा आपको क्या चाहिए पाकिस्तान से। दिस इज़ नॉट ए फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं है यहाँ पर, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। बिल्कुल। इंडिया हो जाए, ईरान हो जाए, पहले तो अपने पड़ोस को देखें। अब हमारा पड़ोस क्या, अभी हमें ज़रूरत पड़ गई है। हाँ। तो देखें इसके अंदर हम लोग, जो पहली चीज़ है, एक तंजीम है, हमने स्टॉक रखा हुआ था, लेकिन मैं आपको बताऊँ वो 4 दिन में वो स्टॉक ख़त्म हो गया। अच्छा। सही, हमारे पास because of stock the magnitude of the disaster. लुक एट द स्केल जो है ना इसका, तो हमारे आपको समझा, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जैसे जब एक आग लग जाए घर में, फिर आप कहते हैं ये आग नहीं लगनी थी, हमने ये नहीं करनी थी, वो नहीं कर, तो पहले से तैयारी अगर कर लें हम लोग, हमारे पास मिलियंस में जा रहा है ये। आप समझो कि ये इतना बड़ा, और ये हर साल होता है। उमर साहब आपकी तरफ आएंगे, व्हाट नीड्स टू बी डन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ये सबसे पहले तो मैं कहूँ कि क्योंकि हमारे पास एक पहुँच है, लोग कलेक्शन कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही करें क्या इसके साथ। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक ही जगह पर सारा फोकस है। राजनपुर बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है जाएं, लेकिन उसके अलावा भी बड़े इलाके हैं जो कि फोकस जिन पर होना चाहिए। होता है ऊपर से, अगर आप सखर घोट की खैरपुर से भी शुरू होता है, दूसरी तरफ लाड़काना की साइड से शिकारपुर, जैकबाबाद, ये करताबाद, ये पूरा रेला चल रहा है। तो अगर आप इसको देखते चलें, ये तो बदीन तक पहुंचता है नीचे। बिल्कुल। तो देखिए 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अफेक्टेड हैं, उसमें से हम क्या करते हैं कि हम हुकूमत से ही पूछते हैं कि आपको कहाँ मदद की ज़रूरत है। अगर आप कुछ कर रहे हैं आप करें, जहाँ आप नहीं कर रहे हैं हम कहाँ जाएं। तो उसमें वीव आइडेंटिफाइड 9 डिस्ट्रिक्ट्स, जो एक किस्म में जैकबाबाद है, शिकारपुर है, लाड़काना है वगैरह, और हमने उस पर देखें, डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम लोग कर पाएंगे तो हम इस तरह से काम करते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला काम तो ये है कि अगर जो रिलीफ मटेरियल है उसको पहुंचाया सही जगह पर पहुंचाए। हम सबको दावत देते हैं, हम कहते हैं वी ऑफर आवरसेल्व्स के अगर आपको पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है, वी विल असिस्ट यू और वी विल हेल्प यू डिलीवर इट। क्योंकि देखिए डिलीवरी एक बहुत सेंसिटिव इशू है, खासतौर पे रूरल एरियाज में होता है कि ये जो असर, जिसका असर ज़्यादा होता है, बस वो घेर के बैठा होता है। अब वो लोगों जिनको पहुंचना चाहिए शायद ना पहुंचे। तो यहाँ पर राइट्स शुरू हो गए, आप देख रहे होंगे कि सिंध में लोग घुस गए उस जगह पे और डीसी के ऑफिस में चले जा रहे हैं। करप्शन का भी बड़ा मसला होता है। उसमें बहुत जब सारा चीजें गुड्स कलेक्ट होती हैं, हमने ये बालाकोट और उधर भी देखा था, तो लोगों ने होर्डिंग करनी शुरू कर दी थी और फिर बाद में बेचना शुरू कर। तो व्हेन यू गो टू अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे एक ऑडिट प्रोसेस होता है। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर कोई चीज़ दे रहे हैं तो उधर दें जहाँ पे भी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आपको पता है वो रिलीफ एक्चुअली लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल। इसमें ये होता है कि जब सामान जाता है उसके साथ हम मॉनिटर्स भेजते हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी कि लोकल लोगों के पास ही जाएगा जो बांटेंगे, उसको सब कुछ करेंगे, उनकी तंजीम अपनी है। लेकिन उसको मॉनिटर करने के लिए भी अगर नेशनल हेडक्वार्टर से आता है, हम कहते हैं आप अपने बंदे भेजें यहाँ पर कि वो जाके एक नज़र रखें। अच्छा, उसके ऊपर भी फिर ऑडिट्स होती हैं, तो काफ़ी लंबा इनका सिस्टम है। तो वो सिस्टम को फॉलो करते हुए, मैं नहीं कह रहा कि उसमें भी चोरी नहीं होती होगी, आप जानते हैं, लेकिन कोशिश होती है उसको मिनिमाइज किया जाए। तो फर्स्ट स्टेप इज कि टू कलेक्ट ऑल द, हमें कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे अवाम ही ऐसी है कि वो तो लगी हुई है, अब उनको जुनून है यहाँ पर। वी यूनाइट ओनली व्हेन देयर इज अ क्राइसिस, बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली, बट वी डू एटलीस्ट। तो अब क्या है कि वी कलेक्ट दैट एंड वी देन सेंड इट आउट। प्रॉब्लम जो आ रही है इज ट्रांसपोर्ट के अंदर ये होता है कि रोड तो सारे हैं ही नहीं कोई। अच्छा, आपका मेन एक रोड होगा, लेकिन जो बाकी घोटों में जाता है या जो उन इलाकों में आप जा ही नहीं सकते, तो हमें चाहिए बोट्स। फिर हम नेवी को कहते हैं कि भाई कुछ बोट्स दे दो, या आप बोट्स आप हमें हेल्प करें, या यानी सो इट हैज टू बी अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। बिल्कुल।
आगे चल के तो हमारी प्लान, मेरा तो प्लान है कि इसके अंदर हमारे पास बोट्स भी होने चाहिए, हेलीकॉप्टर भी होने चाहिए, वो लंबा प्लान है। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म प्रिपेयर्डनेस की तरफ जाना है। फिल वक्त पहले तो प्रिवेंटिव साइड पे जोर के, अच्छा वो फ्यूचर की बाद में बात करूंगा, अभी क्या चाहिए। तो सामान पहुंचाना है। सामान क्या चीज़ है? ऑक्सीजन के अलावा जो फ्री मिल रही है हमें, सबसे बड़ी चीज़ है पानी। बिल्कुल, ड्रिंकिंग साफ पानी हमें भेजना है। उसका सोल्यूशन जो होता है वो ये होता है कि अभी तो हम बोतलें देते हैं ना, लेकिन आपके पास एक सस्टेनेबल आइटम होता है, इसको जैसे लाइफ स्टॉक कहते हैं फॉर एग्जांपल। बिल्कुल, जी जी जी। ये पाकिस्तान में बन रहा है, उससे बेहतर सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी बना रहे हैं। ओके, गंदे पानी को बड़ा वो साफ करके गंदे पानी को आप उठाएं और आप पिए जी। अगर ये मिल जाए ना, मैं आपको बताऊं, मेरा अगर ख्वाब है या जो है कि पीने का पानी पाइपलाइन में आना चाहिए हर इंसान को। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो हो जाए ना, आधे मर्ज़े खत्म हो जाएंगे। अब ये जब होगा 21st सेंचुरी नहीं 22nd में हो जाएगा शायद, लेकिन अल्लाह करके इस पे काम होना चाहिए। तो पानी इज़ द फर्स्ट आइटम। तो अभी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो कायम किए जाएंगे, कर रहे हैं हम लोगों ने, बिल्कुल। तो हमने लगाने शुरू किए हैं, बट वी नीड, दैट्स व्हाट वी नीड। देखिए पानी एक तो है बोतलों में आ जाती है, लेकिन एक सस्टेन करना है उसको। बिल्कुल, पानी। अगली चीज़ है आपकी न्यूट्रिशन, खाना। बिल्कुल, खाना सही, पीने के लिए खाना। अब उधर ना लकड़ी है, ना गैस है, ना पकाएगा कैसे बंदा। तो एक और चीज़ हमने, मैं जा रहा हूँ इसी को पुश करने के लिए। सही, पाकिस्तान एक कंपनी है जो बनाती है प्रोटीन की एक सैशे बनती है, 100 ग्राम की होती है, उसको लेके आप खाएं तो उसे 2 रोटी और 1 सालन जितनी ग़िज़ा मिल जाती है। फ्लड्स के हवाले से बात हो रही है। अतीका ओडो साहिबा और समर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतीका साहिबा, ये बताएं कि अब जो हमारी एक तो आर्टिस्ट की एसोसिएशन है वो कितनी एक्टिव है इस सारे मामले को लेकर, और इसके अलावा जो आपने मेंटल हेल्थ की बात की थी, उसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर के ख़ास फोकस होना चाहिए हम सब का? देखें, जहाँ तक आर्टिस्ट का ताल्लुक है, म्यूजिशियंस, एक्टर्स, वो सब हमेशा निकलते हैं मदद करने अपनी लोगों की, आप हमेशा देखते हैं। मैं यहाँ पे एक अलग सी चीज़ कहना चाहूँगी जी। पहले तो ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एक तो मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर किसी गेस्ट को बुलाइएगा। दूसरा, एक और चीज़ जो नहीं लोग सोचते हैं कि सिंध, आई डोंट नो अबाउट द अदर प्लेसेस, सिंध में ना पानी में सांप आए हुए हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ स्नेक बाइट्स, सो वी मस्ट एड्रेस दैट। द थर्ड थिंग आई वांट टू ब्रिंग हियर, बिकॉज आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि लाइफ स्टॉक, इंसानों को बचाएं और जानवरों को बचाएं, बिकॉज अभी आपका फूड शॉर्टेज आएगा, यू हैव टू सेव दीज एनिमल्स ऑल्सो। बहुत साल पहले आपको याद होगा एक और क्राइसिस था सवात में, हम उसे डिजास्टर नहीं कहते क्योंकि जलजला नहीं था, फ्लड नहीं था, लेकिन टेररिज्म था, वो भी एक क्राइसिस था, एक बहुत बड़ा। तो मैंने बहुत काम किया सवात में, वहाँ जाके बच्चों के लिए, जो स्कूल्स बॉम्ब हो रहे थे, बंद हो रहे थे, और उस वक्त मुझे नज़र आया कि बाकी जितने भी लोग थे, कराची, लाहौर, ऐसा कह रहे थे नहीं जी सवात, वो ऐसे एटीट्यूड हो जैसे पता नहीं सवात कोई और मुल्क है। तो फिर हमने लोगों को इकट्ठा किया कि डोंट डू दिस, बिकॉज आज सवात में बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, कल पंजाब में, सिंध में, सब जगह फैल जाएगा ये लाइक अ कैंसर। तो पीपल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड। देखिए, मेरी यहाँ पे हमारे लोगों से अपील है, जो भी दुनिया में ये शो देख रहा है, कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा अगर सफ़र करता है ना, तो पूरा पाकिस्तान सफ़र करता है। डोंट थिंक दैट जी सिंध का मसला है, पंजाब का मसला है, ये ना हम सब का मसला है। अभी जो ये सैलाब आया, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज आएगी, बिल्कुल सिर्फ उन लोगों की नहीं जिनका घर डूबा है, लेकिन उन लोगों की भी जो शहरों में रह रहे हैं। आप लोगों के टमाटर, प्याज, गंदम, चावल, सब कुछ कम पड़ेगा, क्योंकि योर फूड चेन हैज़ ऑल बीन अफेक्टेड। तो प्लीज़ उठें और मदद करें और सोचें कि आगे की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें हम सॉल्यूशंस कैसे ढूंढ सकते हैं अवाम के लिए, नॉट जस्ट द पीपल हु आर डेस्परेटली इन नीड राइट नाउ। वो एक इमीडिएट नीड है, लेकिन मुझे लगता है 5-6 महीने या साल तो कहीं नहीं गया जहाँ हमने नेशनली बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा। प्लीज़ एवरीबडी हेल्प व्हेरेवर यू कैन। और उसमें हम अपने हिसाब से तो देख रहे होते हैं, चले कि अगर थोड़े से हमारे अनाज या गंदम थोड़ा महंगा हो गया तो हम शायद उसको अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन बहुत सारा ऐसा तबका है जो उसको बाद में अफोर्ड नहीं कर सकेगा। नहीं, बहुत बड़ा क्राइसिस है ये, खाना अवेलेबल ही नहीं होगा, जितना होगा वो महंगा मिल रहा होगा। अभी कराची में टमाटर नहीं आ रहा, अच्छा, और इस्लामाबाद में रेट है 480 रुपए। नहीं तो देखे ना, अभी आज का इम्पोर्ट करेंगे हम, कहाँ से आएंगी ये चीजें। तो ये जो आपकी जो फसलें जो डूबी है ना, ये सिर्फ उनका मसला नहीं है जो डूबे हैं साथ उसके, वो हम सब का मसला है। बिल्कुल, दे नीड फूड, वी नीड फूड, वी हैव टू गेट। और ये कुछ अरसे तक की प्रेवलेंट प्रॉब्लम होगी हमारी, क्योंकि वो जमीनें तो खराब हुई हुई हैं, वो अगली फसल उगाने के लिए भी वो तैयार नहीं हो सकती। जिस तरह से कल हमने जब बात की थी किसानों के प्रॉब्लम्स के हवाले से, तो उन्होंने बताया था कि आगे भी कुछ महीनों तक ये ज़मीन तैयार नहीं होगी कि इस पर हम कोई फसल बो सकें। तो दुआ करें अपने मुल्क के लिए और दवा
दुआ भी करें अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे अतीका साहिबा, आपने वक्त निकाला। समर अली खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर कमिंग।